वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो सभी का बहुत स्वागत है हमारे कोर्स में, जो कि होने वाला है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। जो आपका पेपर 2 है उसके लिए ये कोर्स आपका लॉन्च किया गया है एंड पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ही आपकी इस कोर्स के अंदर लगने वाली है। आज की क्लास जो है ये आपका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि एक बारी क्योंकि आपने ठान लिया है कि आप यूजीसी नेट के पेपर में बैठने वाले हैं, उसकी तैयारी करने वाले हैं, यू आर नाउ डूइंग प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट। अभी आपका रीसेंट पेपर अभी हुआ है जून के अंदर, एंड नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आप दिसंबर एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है, उनको एक बारी समझाना कि आपका पॉलिटिकल साइंस में क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कितने दिन में हम जो है ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ना। क्योंकि देखो, बिना किसी भी चीज को समझे, बिना किसी एग्जाम को समझे अगर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। आप लोगों का गोल बिल्कुल क्लियर है कि आपको इस पेपर के अंदर बैठना है, यू हैव टू सिट इन दिस एग्जाम, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। बट एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम लोग चलेंगे ना, तो इस एग्जाम को क्लियर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट सिलेबस। आज की क्लास में मैं पूरा आपके साथ एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये सिलेबस वही है जो यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। कुछ पास्ट ट्रेंड्स की कौन सी यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पेपर के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप सबको जो है थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको थोड़ा भी डाउट हो, तो उनका भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो होता किस लिए है, राइट। तो हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम करते किस लिए, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये नेशनल, इसका नेट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि अगर आप यूजीसी के द्वारा, ये एनटीए के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर आप इस एग्जाम में बैठते हो, साल में 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाता है, एक आपका जून जुलाई का साइकिल रहता है, एक दिसंबर का रहता है, राइट। तो आप इन सब चीजों में से आप जो है कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है फिलहाल, अगर आपको, तो आपको मास्टर्स प्लस नेट आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है, जेआरएफ ये सेम ही पेपर देना होता है आपका। आप, कई बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम नेट और जेआरएफ के लिए एग्जाम अलग अलग होता है। जी नहीं बच्चों, एक ही पेपर में आपको बैठना पड़ता है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग निकलती है। तो कट ऑफ निकलती है, कुछ बच्चे जो है तीन कैटेगरी में हमारी कट ऑफ जो है वो डिवाइडेड होती है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आपका नेट जो है क्लियर हो गया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, आप एलिजिबल है। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपका कट ऑफ और अच्छा जाता है, इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो अगर आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप जेआरएफ कर रहे हैं, तो आप जो है फेलोशिप आपको मिलती है। गवर्नमेंट जो है आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है, राइट। तो आपको जो है फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है पीएचडी करने के लिए, राइट। और उसके अलावा आप पीएचडी, सिर्फ पीएचडी में भी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, तो भी आप यूजीसी के एग्जाम के थ्रू लेकर जा सकते हो, राइट। तो ये आपको रिसर्च में करियर बनाना है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप यूजीसी का पेपर देते हो तो। अब मैं क्या आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ, हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे। मैं आपको जो है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पढ़ाने वाली हूँ। सो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सो टोटल अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी पेपर, आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, सो आपका एग्जाम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला आपका होता है पेपर 1 और दूसरा आपका होता है पेपर 2। सो ये जो पेपर 1 है ये सब बच्चों के लिए कॉमन होता है, चाहे आप हिस्ट्री से दे रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, चाहे आप सोशियोलॉजी से दे रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर एग्जाम दे रहे हो। सो पेपर 1 जो है वो आपका कॉमन होता है। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका अलग से पढ़ना है। मैं आपका क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल साइंस, जो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एक पेपर में, और वो 100 क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने होते हैं। पेपर फिलहाल ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है। सो टोटल पॉलिटिकल साइंस जो है ये आपकी 200 मार्क्स की आती है,
राइट, 200 मार्क्स की आती है। फिलहाल जो है नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है और एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो बच्चे अपना गेस वर्क जो है वो अच्छे से कर पाते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि इससे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। ठीक है, तो ये 200 मार्क्स की तैयारी मैं आपको करवाऊंगी। यूजीसी ने पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर एक सिलेबस दिया हुआ है, बनाकर आपकी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और सिलेबस के बेस्ड ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभार देखो हो गया कुछ, एक आध 2-3 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ना सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चे फेस करते हैं वो यही है कि जो आपका सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है। राइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं सिलेबस के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम किस चीज के लिए, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, उनको होता है कि वो बैठ तो गए पेपर में, बट उनको पता नहीं पीछे कि क्या क्या चीज के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्या चीज एग्जाम है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस जो हैं आपके लिए खुल जाते हैं, चाहे आपको रिसर्च में जाना है, आपको आगे पीएचडी करनी है, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप जेआरएफ से अच्छा खासा पैसा आप सरकार से लेकर अपनी पीएचडी कर सकते हैं। सो ये आपका यूजीसी का एग्जाम इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। पेपर 150 क्वेश्चंस का आता है, जिसमें आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एक्सेट्रा है वो आप अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको जो है पेपर 2 का राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप लोग सरप्राइज हो गए ये जानकर कि कई बच्चे जो हैं वो सच में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिलेबस देखते तक भी नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप कुछ भी उठा के पढ़ लोगे, आपको एक क्लैरिटी नहीं रहेगी कि क्या चीज कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अभी हम लोग यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो मैं उसी की बात करूंगी। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, दो चीजें आपको ना अक्सर अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है ना, वट ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि आपको पॉलिटिकल साइंस किस डेप्थ तक पढ़ना है ना। और एक चीज और होती है, वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दो चीज ना आपके लिए बाइबल का काम करेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, आपको क्या चीज पढ़नी है। और दूसरा, आपको पीवाईक्यूज, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको एक अंदाजा लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो जब मैं भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं बीच बीच में आपको जो है पीवाईक्यूज बताती रहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राइट, तो उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें। ठीक है, ओके। तो सिलेबस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। मैं पूरे 10 की 10 यूनिट जो है आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक की ज्यादा वेटेज है, किस तरीके के क्वेश्चन आप हर एक यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। राइट, और उसके अलावा हम लोग कैसे इस बैच के अंदर अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, ये कितनी क्लासेस हमारी रहने वाली है, कौन सी यूनिट कितनी क्लासेस में होंगी, ये सारी स्ट्रैटेजी जो है मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में हमारी 10 यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट्स के नाम है। फिर हर एक यूनिट के सब टॉपिक भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट्स ये है हमारी, तो कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास, टोटल 10 यूनिट्स हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। एनटीए ने सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करा हुआ है, आप जो लोग जाकर जो है एनटीए की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और वरना मैंने पीडीएफ में आपको हर एक टॉपिक जो है इसके अंदर मेंशन करके दे दिया है। बट अगर आपको लगता है कि ऑफिशियली मेरे को डाउनलोड करना है, तो आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस लिखना, अपना डाउनलोड कर लेना वो पीडीएफ, और आप जहां भी पढ़ते हो, आप जिस भी एरिया में पढ़ते हो, आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, आप कहीं पे रूम पे पढ़ते हो, उस पर अगर आप उसको पेस्ट कर सको तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सिलेबस जब हमारी आंखों के सामने रहेगा तो हमें एक क्लैरिटी रहेगी कितना हमने कवर कर लिया, कितना हम लोगों को और पढ़ना है। राइट, सो दीज आर द 10 यूनिट्स विच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। नंबर 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है,
सबसे पहला क्या है आपका, नंबर 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी में, कैसे पढ़ना है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक बारी मैं आपको यूनिट के नाम बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला आपका आता है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा आपका आता है पॉलिटिकल थॉट, दूसरा आपका आता है पॉलिटिकल थॉट। ये वाला जो पॉलिटिकल थॉट है, इसके अंदर हम लोग वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें हम लोग भारत की यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हम लोग इसमें इंडियन थिंकर्स को पढ़ते हैं, जो कि इंडियन, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, कौटिल्य हो गए, ठीक है, जेपी नारायण हो गए, ये सब थिंकर्स जो आप लोग पढ़ते हो। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये वाली जो यूनिट है, इससे बच्चे अक्सर डरते भी हैं, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, और ये यूनिट थोड़ी सी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, बट इट्स ओके। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो इसमें मैं आपको बहुत इजी लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन, तो इसके अंदर हम लोग ना कंट्री को तुलना में कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि भारत के बाकी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, क्या इक्वेशंस है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक कंट्री के साथ ना इंडिया की अलग फॉरेन पॉलिसी रहती है, क्या होता है फॉरेन पॉलिसी, किस किस चीज़ से फॉरेन पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस्ड है, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सबको पता है कि एक बहुत ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और अगर आप भारत की, इंडिया की पॉलिटी के बारे में ही नहीं जानते हो, सो इट विल बी अ डिजास्टर, है ना। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है ना। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं सरकार के, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारा जुडिशरी। सो तीनों ही कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेसेस है ना, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। 9th यूनिट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और कई कई बच्चों की तो ये एकदम फेवरेट होती है, लेकिन कई कई बच्चे जो हैं उनको ये थोड़ी सी यूनिट कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि काफ़ी आप डिटेल में इसको नहीं पढ़ते हो, बट डोंट वरी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारी होती है 9th यूनिट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होती है हमारी गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कैसे लोगों को रूल करती है, उसका क्या गवर्नेंस रहता है, ये सब हम पढ़ते हैं। सो 10 यूनिट है इसके अंदर, ये 10 यूनिट्स हैं इसके अंदर, ये 10 की 10 यूनिट हम लोगों को पढ़नी है। तो देखो, एक चैलेंज तो ऑब्वियसली मैं मानती ही हूँ कि ऑब्वियसली सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी वास्ट है। तो जो भी मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका यही सबसे बड़ा एक रहता है चैलेंज कि मैम सिलेबस बहुत वास्ट है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे ना, आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, सिलेबस आपका जो है उतना टाइम से कंप्लीट होगा। सो अर्ली स्टार्ट करना इज गुड, है ना। जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चीज़ें, तो आज हम जुलाई में है, हमारा पेपर दिसंबर में भी होगा, तो अभी वी हैव टाइम, तो हम लोग जो है सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। तो नंबर 1 ये अच्छी बात है कि हम लोग जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना। दूसरा ये है कि अगर आप देखो, साफ और सीधी बात है, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, तो आपको ना ये नहीं होता कि मैं सब पढ़ लूँ। अगर आप उसमें रहोगे ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, तो आप उस लूप में फंस जाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सच्ची में बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो अगर आप इसके पीछे भागते रहे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हम जो भी सिलेबस में दिया है, हम सिलेबस ओरिएंटेड रहें। प्लस क्योंकि मैं ये पेपर से बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर भी किया है, और मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को इसके अंदर, और मैंने PYQ एनालिसिस भी किया है। सो उस अकॉर्डिंगली जिस भी टॉपिक्स की ज़्यादा वेटेज है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक हम लोग पढ़ते हैं ना इनपुट आउटपुट रेशो, कि मैं कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकूं, तो वो स्ट्रैटेजी के अगर हम लोग बैठेंगे तो ज़्यादा हमारा फायदा होगा। सो ये 10 यूनिट्स हैं। अब मैं एक एक करके ना, क्योंकि देखो सिलेबस, जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि मैं फटाफट से चाहती तो आपको 10 यूनिट ऐसे बताया और चलो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पहली क्लास में आपको ये पता हो कि आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये 10 यूनिट को जो है अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इस हर एक यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, कौन से टॉपिक्स जो है आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए। सो 10 यूनिट ये आपकी है। और एक गुड न्यूज मैं आपको ये दूं कि अगर आपने ये 10 यूनिट अच्छे से पढ़ ली ना, तो आप पॉलिटिकल साइंस के कोई और एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं ना, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्टली हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का जो है, राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस जो है वो एकदम सेम रहता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो अगर आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए भी पढ़ना है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये क्लासेस आपकी काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। अब मैं एक एक कर जो है आपको हर एक यूनिट के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है। सो पहली यूनिट जो है वो हमारी रहने वाली है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब क्योंकि नाम में ही लिखा है थ्योरी, है ना, थ्योरी, तो आपको इसके अंदर काफी ज्यादा थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जिन बच्चों के पास क्लास 11-12 में पॉलिटिकल साइंस रही होगी, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों की क्लास 11th में भी एक किताब थी, एक बुक थी, उसका नाम था पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और उसके अंदर भी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है ना। सो हम लोग बहुत अर्ली एज से, बहुत ही छोटी उम्र से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, पावर, सिटीजनशिप। तो ये वर्ड्स जो हैं, क्योंकि आप लोग मास्टर्स भी कर चुके हो, या कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या फिर मास्टर्स में होंगे, तो आप लोगों ने ये वर्ड्स जो है, ये टर्म्स जो है, वो कहीं ना कभी तो पढ़ी ही होगी। लिबर्टी, हम लोग आज बात करते हैं ना, मैं लिबरल हूं, मैं, हम इक्वल हैं। आज हम लोग कितनी बात कर रहे हैं, आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, आज के टाइम में, तो हम इन सब क्वेश्चंस, इन सब टर्म्स पे बात करते हैं कि इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, न्याय, जस्टिस क्या है ना। तो ये सब टर्म्स को जो है हम लोगों को और अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इन सबको जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि मैंने अगर पहली क्लास मान लो हमारी लिबर्टी पे हुई, ठीक है, तो लिबर्टी, ये इसका क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स की हमारी लिबर्टी होती है। जैसे कि एक टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, है ना, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हम लोग हर एक टॉपिक में क्या क्या समझेंगे, हर एक टॉपिक में हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है। हम लोग कोट्स पढ़ेंगे, अलग अलग थिंकर्स की जो है ना कोट्स भी होते हैं, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन जो है यूजीसी पूछता है कि किस थिंकर ने लिबर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है थिंकर्स पढ़ेंगे कि अलग अलग थिंकर्स के लिबर्टी पर क्या व्यूज है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ, शायद से जो है आपको इसमें आ जाएगा समझ में। कि अगर मैं बात करूं लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, तो अगर किसी से आप पूछो कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है, तो वो बोलेगा फ्रीडम मतलब कि मैं जो करना चाहूं वो मैं कर लूं, है ना। एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अगर आप फ्री का मतलब क्या होता है, तो फ्री मतलब यही होगा ना कि जो मैं चाहती हूँ करना, ठीक है, वो मैं कर लूं बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के, बिना किसी आप जो है हर्डल्स के। लेकिन क्या अगर मैं सबको फ्री छोड़ दूं कि आप जो करना चाहो वो करो, तो क्या सिचुएशन आएगी, ये आप लोग इमेजिन करिए, ठीक है। तो जितने ये टर्म्स आपको इजी लगते हैं ना, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी मतलब क्या होता है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, सबको एक समान आपको ट्रीट करना है। बट क्या हम सब इक्वल हैं रियल लाइफ में, और क्या हम सबको एक समान ट्रीट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये सारे ही टर्म्स जो हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जस्टिस को, और किस किस थिंकर ने जो है, जैसे जस्टिस के अंदर हम लोग बहुत सारे थिंकर्स भी पढ़ेंगे, क्या व्यू रहा, किसने जस्टिस को किस तरीके से देखा, ये सारी चीजें जो है हम लोग इन क्लासेस में करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, राइट। उसके बाद ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम मतलब समझेंगे, थिंकर्स का व्यू पॉइंट समझेंगे। उसके बाद आपके आते हैं कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, कि लिबरलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, किस बारे में बात करता है, ये सारी ना आइडियोलॉजीज है, ये विचारधाराएं हैं जो अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर ये आई, और इन्होंने ना एक चीज को देखने का नजरिया बदल दिया, ठीक है। आइडियोलॉजीज मतलब हम क्यों पढ़ते हैं आइडियोलॉजी,
इतनी सारी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हम क्यों पढ़ते हैं? किसी के लिए कोई चीज किसी तरीके से है, जैसे कि हम लोग बचपन से देखते हैं कि एक गिलास रखा है उसमें आधा पानी, तो कोई क्या कहता है कि पानी क्या है, आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। तो हर एक चीज को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर एक लोग जो है वो अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। तो ये सारी विचारधाराएं हैं, सारी जो है आइडियोलॉजीज हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़नी होती है, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिकलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये वाली जो लास्ट की जो आइडियोलॉजीज है ना, 4, फेमिनिज्म, इकोलॉजिकल, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये ना रीसेंट आइडियोलॉजीज है। ये क्या है? ये रीसेंट आइडियोलॉजीज है। क्योंकि ये रीसेंट आइडियोलॉजीज है, यहां से यूजीसी काफी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये वाली जो आइडियोलॉजीज है ना, या इसकी वेटेज जो है वो ज्यादा रहती है एग्जाम में, क्योंकि ये रीसेंट आइडियोलॉजीज है, तो यहां से आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म है आपका, इकोलॉजिकल है, और आपका मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फेमिनिज्म जो है वो विमेन राइट्स के बारे में बात करता है, मेन एंड विमेन की इक्वालिटी के बारे में बात करता है। इकोलॉजिकलिज्म जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। ऐसे ही मल्टीकल्चरलिज्म क्या बात करता है कि हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां कोई एक कल्चर नहीं है, बहुत सारे कल्चर्स है, तो उन सब कल्चर्स को हम लोग साथ में कैसे लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये भी एक रीसेंट आपका आइडियोलॉजी है। तो ये सारी यहाँ से मैंने जैसे कि आपको बोला, अब हर साल जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, तो ये सारी आइडियोलॉजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इसके अंदर इस यूनिट को मैं लगभग, मेरी कोशिश है कि मैं आपको 10 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर दूं, क्योंकि देखो जो जो टॉपिक्स, जैसे ये जो आइडियोलॉजीज है ये काफी बड़ी बड़ी हैं, तो इनके लिए तो हम एक एक क्लास ईच आइडियोलॉजी पर हम देंगे ही देंगे। बट कुछ आइडियोलॉजीज जो छोटी हैं उनको हम लोग 2 को भी पढ़ सकते हैं। ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स बड़े हैं उनको अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे, बाकी हम 2, जैसे लिबर्टी और इक्वालिटी को हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स ये नहीं है। बट जब मैं बात करूंगी आपको मार्क्सिज्म पढ़ाने की, ये बहुत ही बड़ी एक आइडियोलॉजी है, तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, आपको एक क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। तो मेरा कोशिश है कि मैं 10 स्टार्टिंग की 10-12 क्लासेस में जो है आपको पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट में करवा दूँ। राइट, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, ये एक बेस रहेगा जिससे आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आएगा। तो जब हम आगे वाली क्लासेस में इनको पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या है, क्योंकि आपको मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी होंगी। सो लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, और ये सारी आइडियोलॉजीज, इस आइडियोलॉजीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ, और क्वेश्चन कहाँ से आपको आते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो इन सारी आइडियोलॉजीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइडियोलॉजीज कब जन्म लिया इन्होंने, इनका ओरिजिन कब हुआ, क्या आइडियोलॉजीज कहती हैं, इनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, और उसके बाद कि ये आइडियोलॉजीज में कौन कौन से थिंकर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली विचारधारा है तो किसी ना किसी की विचारधारा तो होगी। सो कौन से थिंकर्स जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो ये आपकी पहली यूनिट रहने वाली है, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स और कुछ ट्रेडिशन, जिसको मैं आइडियोलॉजीज भी बोल सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट, और इसको ना आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोल सकते हो। ठीक है, वेस्टर्न रीजन, क्योंकि ये जो सारे थिंकर्स हैं ये वेस्ट से है, इनमें से कोई इंडियन थिंकर नहीं है, और देखिए बहुत सारे थिंकर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो आपकी रहेंगी ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर एक थिंकर को ना आपको अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, तो इस क्लास के अंदर जो है हम लोग अच्छे से हर एक थिंकर पे एक हम लोग क्लास लेंगे। और कुछ थिंकर जैसे कि मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट या कुछ छोटे छोटे जो थिंकर्स हैं, मार्क्स के साथ हम ग्रामसी, तो इनको जो है हम क्लब कर लेंगे, लेकिन मोस्टली जो है हर एक थिंकर पे हम लोग एक क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 1, मैं आपको बता देती हूँ हाउ मेनी थिंकर्स यू हैव टू रीड। ठीक है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एक बारी अगर आपने इसको समझ लिया ना अच्छे से, आप लाइफ में कभी भी जो है गलत नहीं करेंगे। सो टोटल देयर आर 16 वेस्टर्न थिंकर्स जो आपको पढ़ने हैं। अब आपको लगेगा कि मैम इतने सारे थिंकर्स, ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, मैं थिंकर्स पढ़ाने का मेरा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है। तो जब भी हम थिंकर्स को पढ़ें तो हम लोग थिंकर्स को ऐसे पढ़ें कि लाइक अ स्टोरी।
जैसे हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं ना, हम कोई बुक पढ़ते हैं या हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं, तो वो चीज़ हमें बोर क्यों नहीं करती, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम अगर हम इन थिंकर्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, इनके क्या थॉट्स थे, तो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा। सो आपका इसमें कॉन्फ्यूशियस आते हैं, प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल आते हैं, मैकियावेली आते हैं, हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, हीगल आते हैं, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट आती हैं, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंट, फ्रांस फेनन, ये मैंने गलती से, ये 15th है, माओ एंड जॉन रॉल 16th। ठीक है, तो ये 16 के 16 थिंकर्स जो हैं ये आपको पढ़ने हैं। अब इसकी यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो ये थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन थिंकर्स से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन थिंकर्स के मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन थिंकर्स के द्वारा दिए गए जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, सो प्लेटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं, मैकियावेली ने तो प्रिंस को कुछ एडवाइजेस दी हैं, ठीक है, हॉब्स का लिव्याथन का कॉन्सेप्ट, लॉक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जो है वो फेमिनिस्ट थिंकर मानी जाती हैं, मार्क्स का जो है आपका बुर्जो वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट। तो जितने भी इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस इनके लिखे गई इंपॉर्टेंट बुक्स आपसे पूछी जाती हैं। तो जब भी मैं आपको कोई थिंकर पढ़ाऊंगी तो उस थिंकर के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स भी जो है मैं आपको साथ में करवाऊंगी, है ना। उसके बाद इन थिंकर्स के द्वारा लिखे गए कोट्स भी पेपर में आते हैं। ये जो कथन या कोट्स, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल इब्राहम लिंकन का बहुत फेमस कोट है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये उनका कहा हुआ कोट है, तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ये कोट किसके द्वारा कहा गया है बेसिकली, है ना। तो ये आपको इन थिंकर्स को पढ़ना है। देखो, अगर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूजीसी के एग्जाम जो है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स, बुक्स एंड कोट्स ये तो आपको पढ़ने ही है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं। सो थिंकर्स को पढ़ने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक श्योर बड़ी स्ट्रैटेजी बढ़िया यही है कि हर एक थिंकर को समझने की कोशिश करो कि कैसे उसकी लाइफ रही, वो क्या मतलब देखो, अगर आप उसके पीछे समझ जाओगे ना कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। प्लेटो ने आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? प्लेटो एक ऐसी स्टेट क्यों चाहते थे? रीजन मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूंगी कि हम किस तरीके से थिंकर्स को इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। प्लेटो एक जगह में पैदा हुए थे जिसका नाम था एथेंस। ठीक है, प्लेटो क्या थे? प्लेटो जो है वो एक जगह में पैदा हुए थे, वो जगह का नाम था एथेंस, ग्रीस में ये था। ठीक है ना, एंशियंट ग्रीस का ये पार्ट था। एथेंस बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एथेंस उस टाइम पर ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब की होता है जहां पर हर एक डिसीजन लोगों से पूछ कर लिया जाता है। डायरेक्टली लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप डिसीजन में आप ओके हो, क्या इस डिसीजन से आपको कोई दिक्कत है, तो डायरेक्टली आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो उस डिसीजन के अंदर। सो एथेंस जो है उसका वॉर होता है एक और स्टेट के साथ, स्पार्टा के साथ, और एथेंस इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वॉर हार जाता है। और इस इंसिडेंस का ना प्लेटो पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और तभी से प्लेटो चाहता है कि एक ऐसी स्टेट बने। तो वो इसकी कमियां ढूंढता है और एक ऐसी स्टेट बनाने की बात करता है जिसको कोई हरा ना सके, जो एक आइडियल स्टेट हो। तो देखो, हर एक थिंकर की लाइफ में, आज मैं आपके सामने खड़ी हूं या आप जो भी हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आज आप वैसे इसलिए हो बिकॉज आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा, जिसने आपको प्रभावित किया होगा, है ना। हर किसी की लाइफ में, फॉर एग्जांपल किसी का नेचर जो है वो ऐसा होता है बिकॉज उसके पास में कुछ हुआ होता है। तो इन थिंकर्स के साथ भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, ये थिंकर किसी ना किसी ऐसे चीज से या ऐसे इंसिडेंट से या ऐसे एक पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हुए हैं जो इनकी राइटिंग्स में आपको दिखेगा। तो अगर आपने वो चीज कैच कर ली ना, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कैच हो जाए, तो ये थिंकर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन थिंकर्स के दिए गए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इनकी बुक्स पढ़ेंगे, इनके कोट्स पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है पेपर में वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड भी जो है
थर्ड यूनिट भी जो है वो भी आपकी थिंकर्स की ही है, तो सेम ही अप्रोच हमारी रहेगी। बस ये आपको पढ़ना और इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि ये इंडियन थिंकर्स है। ठीक है, ये कौन से है? इंडियन थिंकर्स है, तो आप लोगों ने इनके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। सो कौन कौन से इंडियन थिंकर्स हमें पढ़ने हैं? धर्मशास्त्र के बारे में हमको पढ़ना है। क्या है ये धर्मशास्त्र? कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट। कौटिल्य वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, एवरी अदर ईयर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगनसूत, अगनसूत जो है ना, या आपका बुद्धिस्ट का कुछ एक लिटरेचर है जिसने बताया है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर की आपको स्टेट को कैसे चलाना है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपके बरानी आते हैं, कबीर आते हैं, पंडिता रामाबाई आती हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, एम के गांधी, महात्मा गांधी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, क्योंकि महात्मा गांधी आप सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। श्री अरबिंदो आते हैं, पेरियार आते हैं, एवी जिनको आप ईवी रामास्वामी के नाम से जानते हो। सारी चीजें अगर आपने इन थिंकर्स में से कुछ भी पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं जो है आपको हर एक थिंकर पढ़ा दूंगी। उसके बाद आपके मोहम्मद इकबाल आते हैं, एम एन रॉय आते हैं, वी डी सावरकर आते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जहां से क्वेश्चन जो है हर साल आता ही आता है। जवाहरलाल नेहरू आते हैं, आरएमएल राम मनोहर लोहिया आते हैं, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण आते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय आते हैं। तो इसके अंदर भी जो है ये सब थिंकर्स आते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ थिंकर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर, तो उनको एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। कुछ थिंकर्स हो गए जैसे कि राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण और डीडीयू हो गए, तो इनको हम लोगों ने साथ में पढ़ लिया है ना। ऐसे ही आपके जो धर्मशास्त्र, अगल सूत्र हो गए, इनको साथ में पढ़ लेंगे। बरानी और कबीर हो गए, इनको साथ में पढ़ लेंगे। तो आपकी जो है मेरा यही स्ट्रैटेजी रही। से पॉल साइंस में देखो, क्योंकि हमारे पास हमें सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराना है, तो हर यूनिट पे मेरा है कि मैं मतलब 10 to 11 क्लासेस तो लू ही लू, जहां पे कम की जरूरत है वहां कम हो जाएंगी, है ना। तो इतनी क्लासेस जो है आपकी लगभग लगभग रहने ही वाली है। ठीक है, तो इन सब थिंकर्स को भी हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ऑब्वियसली कुछ थिंकर्स हमारे छोटे हैं तो उनको हम लोग क्लब करके पढ़ेंगे, और जो थिंकर्स हमारे बड़े हैं, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन थिंकर्स को जो है हम लोग एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपकी जो 1.5 आवर्स की क्लास रहने वाली है, और इसके अंदर भी हमारी वही स्ट्रैटेजी रहेगी कि इन थिंकर्स की जो बुक्स है ना, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किसी ने कौन सी बुक्स लिखी है। और सुनिए, बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन यूजीसी का एक जो फेवरेट तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो है क्रोनोलॉजी। देखो, इस बार वाले पेपर में फिर भी क्रोनोलॉजी बहुत नहीं पूछी गई, पर हर साल ना वो पूछता है कौन सी बुक पहले लिखी गई, कौन सी बाद में। तो बुक्स हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बुक्स आपको पढ़नी है, इनके द्वारा लिखे गए कोई कोट्स हैं तो वो आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट है जो कि इन लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे महात्मा गांधी की लाइफ में आप सबको पता है इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट लड़े थे। ठीक है ना, चाहे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, आपका रॉलेट सत्याग्रह हो, आप खेड़ा हो, चंपारण हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता था। ऐसे बी आर अम्बेडकर का महार सत्याग्रह था। तो आप इनके जो इंपॉर्टेंट के लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वहां से भी क्वेश्चन जो है आता है। मैं लिख देती हूँ। तो देखो, इसके अंदर ना आपको बहुत मजा आएगा ये थिंकर्स पढ़ने में। ये जो यूनिट्स है ना, दोनों सेकंड और थर्ड, ये यूनिट्स बोरिंग नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी ये यूनिट्स जो है ये बहुत बोरिंग है, आपको जो है बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये यूनिट्स पढ़ के काफी इंटरेस्ट आप लोगे, काफी आपको मजा जो है इन यूनिट्स में आने वाला है। तो आपकी सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग थिंकर्स पढ़ेंगे। सेकेंड में हम लोग जो है वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे, एंड उसके बाद थर्ड के अंदर जो है हम लोग भारत के यानी कि इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक थिंकर को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या इनके आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने कहा, आता है आप लोगों का फेवरेट यूनिट, क्योंकि बच्चे अक्सर ना, मैंने जितने भी अभी तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बच्चों के मुंह से हमेशा यही सुना है कि मैम हम लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रही हूँ, सॉरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन देखो ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ये यूनिट बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है, यूनिट 4। देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट्स में, 2 स्लाइड्स में जो है दिया हुआ है। तो इसके अंदर से कौन सी यूनिट्स जो है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच है, जैसे कि
आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि आप कंपैरिजन में चीजें पढ़ते हो। अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग थिंकर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे, हम लोग इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, हम लोग चीजों को ना कंपेयर करके पढ़ते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, और यूएस इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। भारत भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएस भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आर देयर डेमोक्रेसी सेम? क्या आर देयर डेमोक्रेसी डिफरेंट, और क्या ये लोग सेम है या नहीं है? तो ये चीज जब आप कंपैरिजन में पढ़ते हो ना तो आपको बेहतर समझ में आता है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो है हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस का क्या सिस्टम है, फिर बाकी कंट्रीज का क्या सिस्टम है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है एक बार मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ना बच्चों हम लोग कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे। देखो, यूजीसी का ना पैटर्न चेंज हुआ है। तो क्या है कि इस ये वाली जो यूनिट है, देखो ये वाली जो दोनों यूनिट है ना, यहाँ से तो हर साल पेपर बनता ही बनता है। पॉलिटिकल जब आपके वेस्टर्न थिंकर्स है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इनसे भी क्वेश्चन जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये चार जो आपकी लास्ट वाली आइडियोलॉजीज है, यहाँ से भी आपके अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो कभी कभी तो काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और कभी कभी बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस यूनिट को इग्नोर कर सके। तो मैंने जैसे कि आपको वही बताया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी ना वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। हमें जो है जेआरएफ क्लियर करना है, तो हमारी वही स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ अप्रोचेस पढ़नी होती है, जिसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आती है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आती है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आती है, कंपैरेटिव मेथड्स आते हैं। तो ये सारी अप्रोचेस जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इन अप्रोचेस में जो जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बुक्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से थिंकर्स है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से आता है पेपर में। सेकेंड है कलोनियलिज्म एंड डीकलोनाइजेशन। आप सबको पता है कि एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज, और अफ्रीका की और लेटिन अमेरिका, ये जो ग्लोबल साउथ है, अगर आप वर्ल्ड का मैप इमेजिन करो और इसको एक लाइन में बांटो तो साउथ की कंट्रीज हैं, वो सब कलोनियलिज्म का शिकार थी। कलोनियलिज्म जहां पर फॉरेन पावर ने जो है हम लोगों को अपनी कॉलोनी बना लिया था। और आप सबको पता है, हमने पढ़ा है, क्योंकि भारत भी जो है आप सबको पता है कलोनियलिज्म का जो है एक विक्टिम रहा है। और कैसे जो है डीकलोनाइजेशन हुआ, कैसे ये चीजें हटी, और फॉर्म्स ऑफ कलोनियलिज्म, कितने टाइप का कलोनियलिज्म था, एंटी कलोनियल स्ट्रगल्स, कैसे इसके खिलाफ जो है मूवमेंट हुए, डीकलोनाइजेशन हुआ, यानी कि कैसे लोगों ने आवाज उठाई और इसके खिलाफ और इसको हटाया गया। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं बनते, बट स्टिल हम लोग इसको कवर करेंगे। थर्ड है आपका नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म यूरोपियन, कि यूरोप में, यूरोप के अंदर जो आपका यूरोप है उसके अंदर नेशनलिज्म कैसा था, और नॉन यूरोपियन, यानी कि जो भारत हो गया, एशियन, अफ्रीकन, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हो गए, उसके अंदर आपका जो है नेशनलिज्म कैसा था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वही मैंने कहा ना कि कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं। फिर आते हैं आपकी स्टेट थ्योरी, डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। ये आपने पढ़ा होगा, ये मैं जैसे ऐसा आपको धीरे धीरे पढ़ाती रहूंगी ना, आपकी क्लियर होती जाएंगी चीजें, कि बेटा दो तरीके की सोसाइटीज हमारी देखी गई थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस टाइम पर आप सबको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था। सो जो आपकी दो तरीके की सोसाइटी थी, एक जो है वो कैपिटलिज्म में मानती थी, एक जो है वो सोशलिज्म में मानती थी। क्या है ये कैपिटलिज्म, क्या है ये सोशलिज्म, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, सिलेबस का एक एक चीज डिस्कस कर रही हूँ, फिर वेटेज डिस्कस करूंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आपको जो है कोर्स से मैं सारी चीजें इंट्रोड्यूस करूं। चल, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, कितने तरीके की स्टेट होती है, वेलफेयर स्टेट क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट्स, ये है। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल रिजीम्स, डेमोक्रेटिक, यानी कि कौन सी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां डेमोक्रेसी है, कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आपका पेट्रिमोनियलिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्ट है। तो वर्ल्ड के अंदर कितने तरीके की देखो सिस्टम है। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन क्या वर्ल्ड में हर कंट्री डेमोक्रेसी है? जी नहीं, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में कितने टाइप के हैं, फिर नॉन डेमोक्रेसी में कौन कौन से टाइप की है, कौन सी कंट्री किसको फॉलो करती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कई कई बच्चों को ये बोरिंग लगती है, बट ये बोरिंग है नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि
कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बच्चों जिनको आसानी से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो कि आपका यूके में है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका होता है रिजिड, जो आपका कहाँ पर है, यूएस में है। एंड इंडिया में क्या है, दोनों तरीके के, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। प्लस कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे। जुडिशरी, कौन सी कंट्री में जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, इमरजेंसी पावर, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ये हम लोग वर्ल्ड, ये भारत इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कुछ थ्योरीज आती हैं, यहाँ से पेपर बनता है, ठीक है। ये तो आती है आपकी अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये सारी थ्योरीज जो है मैं एक एक करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। कौन कौन से थिंकर्स हैं, बुक्स हैं, सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड में कितने तरीके से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितने टाइप के पार्टी सिस्टम हैं, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या है, एनजीओस क्या काम करती हैं, सिविल सोसाइटी क्या काम करती है। और ये सिर्फ इंडिया के कंपेरिजन में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में है। तो देखो ये यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये यूनिट जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है, बट मेरा ये पूरा कोशिश है ये पूरे कोर्स में कि आपको एक यूनिट टफ ना लगे, मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग की 3 यूनिट, और की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग की 3 यूनिट ना आपकी बहुत वेटेज रखती है, स्टार्टिंग की 3 यूनिट आपकी सच्ची में बहुत वेटेज रखती है। 4th यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो कभी तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स की बात करूँ तो वेटेज जो है वो मतलब 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। कायदे से तो देखो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट है तो 10 क्वेश्चन अगर एक से आएंगे तो 100 हो जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला पेपर में चलता नहीं है। कभी किसी यूनिट की वेटेज ज़्यादा होती है, कभी किसी यूनिट की वेटेज कम होती है, तो वही सिस्टम जो है यूजीसी फॉलो करता है। हाँ, बट कुछ यूनिट है जो लगातार जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि आपके थिंकर वाली यूनिट हो गई, और एक आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो यूनिट है, जो और आईआर, ये ऐसे है ना जिनकी वेटेज जो है हमेशा एक लेवल पर रही है कि आपको यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट आप हर हाल में कर ही सकते हो, ठीक है। ये यूजीसी की जो है फेवरेट रही है। ये आपका यूनिट 4 था। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसी से मिलती जुलती जो है वो है हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, दोनों मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते ही हैं और यहाँ से काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मैं आपको अभी ये बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत वेटेज रखती हैं दोनों यूनिट्स, 5th और 6th। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अप्रोचेस, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए कौन कौन सी आइडियोलॉजीज थी, अप्रोचेस थी। इसके अंदर आइडियलिज्म आता है, रियलिज्म आता है, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आता है, नियो लिबरलिज्म आता है, नियो रियलिज्म आता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कि इन सब ने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे देखा, ये हर थ्योरी में आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स भी पढ़ाऊंगी, बुक्स भी पढ़ाऊंगी। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट, स्टेट का क्या मतलब होता है, नॉन स्टेट एक्टर कौन से होते हैं, पावर का क्या मतलब है, सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर वॉर का जो नेचर है आज के टाइम पे कैसे बदल रहा है, आज के टाइम पे वॉर जो है वो मिलिट्री के थ्रू थोड़ी हो रही है। आजकल तो आप सबको पता है कितना टेररिज्म बढ़ रहा है, कितना साइबर क्राइम बढ़ रहा है ना। तो कैसे जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिटरेंस क्या होता है, कैसे कंट्रीज आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं सबका फेवरेट, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये क्या है, क्यों बनाई गई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसकी कैसे काम करती है,
इसके द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, सब जो है आपको पढ़ना है। और इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन जो है पेपर में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और आपको जो है ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, WTO, G20, ब्रिक्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन जिसको आप SCO कहते हो, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आशियान आपको पढ़ना है। तो ये सारी ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है पेपर में। मान लो कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के कौन कौन से मेंबर है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ बनी, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका क्या काम है, ये अगर कोई रीसेंट समिट हुआ है तो बहुत क्वेश्चन आता है इंडिया का भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका इंडिया पार्ट है। ब्रिक्स का इंडिया पार्ट है, G20 का इंडिया पार्ट है, WTO का इंडिया पार्ट है, UN का इंडिया पार्ट है। तो इंडिया जो है आशियान का जो मेंबर तो नहीं है बट एक अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आशियान के अंदर भी SCO का जो है इंडिया पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी अगर आपके चलेंगे तो वो भी मैं आपके कवर करती रहूँगी। लेकिन मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस वाली जो न्यूज़ है ना वो एक बारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप डेली न्यूज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि न्यूज तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि UGC वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चल फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, यानी कि आज के टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस किए जा रहे हैं। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद वो पहले नहीं था अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसा इशू है ना बच्चों, ये किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, हर एक कंट्री जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। इन्वायरमेंट कंसर्न, ह्यूमन राइट, माइग्रेशन, पॉवर्टी, कल्चरल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब रीसेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5th और 6th यूनिट जो है वो आपस में लिंक्ड है। ये 6th यूनिट आपकी बात करेगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतलब कि इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन किस तरीके से जो है रखता है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई, है ना। जब देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उसकी फॉरेन पॉलिसी अलग थी, क्योंकि सिचुएशन अलग थी, उस वक्त पे कोल्ड वॉर थी। जब भारत 20th सेंचुरी के करीब था तो उसकी अलग थी, आज के टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अलग है। तो ये हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इंडिया का US, रशिया और चाइना, इन तीनों के साथ क्या रिलेशंस रहा है, यहाँ से पेपर आते हैं। और रीसेंट अभी जैसे कि अभी जो आपका पेपर हुआ है ना जून में, उसके अंदर चाइना से आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि चाइना के साथ जितने भी हम लोगों के साथ वॉर्स हुए हैं ना, चाइना के साथ अभी डोकलाम इशू हुआ, उसके बाद 1962 में वॉर हुआ था हम लोगों का, तो ये सबको क्रोनोलॉजी में लगाने आया हुआ था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन EU, ये वहां पर भी थी आपकी पिछली यूनिट में भी। ब्रिक्स, आशियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पिछले यूनिट में भी है, तो सेम है, ओवरलैप हो रही है। अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, आपकी गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी संस्थाएं आपकी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़नी है ना, ओके। बोर्ड आर ब्लिट, अच्छा आपको थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है दिव्यांश। ओके ओके ओके, आपको थोड़ा ब्लरी लग रहा है, दिव्यांश्री कह रहे हैं कि बोर्ड थोड़ा ब्लरी है। ओके, इज इट ओके नाउ? अभी थोड़ा बेटर लग रहा है क्या? चलिए, सो यही मैं आपसे कह रही थी कि ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या, और ट्रस्ट मी ये सब अभी ठीक है दिव्यांश, अभी ठीक है, एक बारी मुझे बता दो। हाँ जी,
तो अभी क्या है ना, तो ये सारी चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे ना, आप लोगों को सच्ची में इतना मजा आने वाला है, बिकॉज ये सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन से कि भारत की क्या पॉलिसी रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ, गुजराल डॉक्ट्रिन है ना, कि अपने नेबर्स के साथ हमें कैसे रहना है, जो इंडिया में जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ कैसे रहना है, या बाकी कंट्रीज के साथ हमें जो है रिलेशंस कैसे रखने हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, हमारी बाकी यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के में इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये देखो मैंने इसके अंदर ना काफी सारी चीजें ओवरलैप हो रही है, तो ऑब्वियसली हम दो दो बार तो नहीं पढ़ेंगे, बट ये दोनों यूनिट्स को आप एक तरीके से ही एक साथ ही पढ़ना, क्योंकि एक जो है वो इंडिया के बाकी रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है, एक जो है वो पॉलिसीज वगैरह के बारे में बात कर रहा है। सो दोनों जो है ना वो मिलते जुलते आपके है, तो दोनों को हम लोग थोड़ा सा सिंक के अंदर पढ़ेंगे। सो और ये मैं आपको बता दूं, इन दोनों यूनिट की वेटेज काफी है, तो आप 10 to 15 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से मिलाकर एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों यूनिट की जो आपकी वेटेज है इट इज वेरी गुड, तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चल अब आते हैं, देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट अगेन, ये यूनिट जो है आपकी 7th और 8th, ठीक है, 7th और 8th जो आपकी है, 7th एंड 8th, इसकी भी जो आपकी वेटेज है वो काफी ज्यादा है। ये आपको बता रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। सो जो 7th है, 7th आपको बता रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इंडियन गवर्नमेंट हाउ इट वर्क्स, एंड 8th आपको बता रहा है दैट हाउ इंडियन पॉलिटिक्स वर्क्स, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंज जो है वो आता है। ओके चल, तो जैसे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत मैंने जैसे कि आपको बोला, इन ये वो यूनिट्स है ना जिसपे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, दीज आर दोज यूनिट्स विच यू कैन नॉट इग्नोर एट ऑल। इन यूनिट्स को तो आप किसी भी हाल में इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कॉलोनियल हेरिटेज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, ऑब्वियसली इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है कॉलोनियल हिस्ट्री, उसका क्या असर पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस वी हैव टू रीड, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप सबको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक प्रॉपर एक असेंबली बनी थी, उसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन लोग थे, क्या आइडियोलॉजी थी उनकी, कौन कौन सी कमेटीज जो है वो बनाई गई। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे काम करती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ेंगे, कितने टाइप से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, इंडिया का एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, आपका पार्लियामेंट कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स में कैसे काम होता है, यूनियन में कैसे काम होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म इंडिया में कैसे काम करता है, इंडिया में इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारी कमिटीज हैं वो कैसे काम करती हैं आपकी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से सच्ची में अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में यू कैन सी क्वेश्चन, पिछले अभी जो रिसेंट पेपर है उसमें भी आए हैं, उससे पहले वाले पेपर में भी आए हैं, तो पिछले कई सालों से जो है ये यूनिट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। how your government works, what are the important organs of your government, ठीक है, और कैसे कौन सी कमीशंस काम करती है, दिस यू शुड नो, राइट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, इनका क्या रोल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इवन हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ये सब कमीशंस जो है आपकी कैग, एनसीएसटी, सारी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशंस हैं, और ये सब के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो ये आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको बताएगा कि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, अभी हमने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि इंडिया की स्टेट जो है, इंडियन स्टेट, उसका नेचर क्या है, प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग कमीशन क्या थी, भारत ने 1990s के अंदर हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ,
रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज को लेकर इंडिया में किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके के सोशल मूवमेंट्स इंडिया में देखे गए, दलित्स का, ट्राइबल का, विमेन का, फार्मर्स का। अभी फार्मर मूवमेंट जो रिसेंटली आपका हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी के अंदर, ठीक है। सिविल सोसाइटी इंडिया में कैसे काम करती है, एनजीओज कैसे काम करती है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, जेंडर का क्या रोल है, इलेक्शंस में क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब चीज़ें, हाउ इलेक्शंस वर कंडक्टेड, क्योंकि देखो इलेक्शन करवाया जाता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है, कुछ रीसेंट डिबेट्स भी चल रही हैं। सो एवरीथिंग जो है हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, राइट? क्लियर है? हाँ जी। एनी डाउट? तो मैं एक एक करके ना आपको इसीलिए हर एक टॉपिक बता रही हूँ आपके सिलेबस का। दिस यू कैन इजीली डाउनलोड, ठीक है, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे यूजीसी की, यूजीसी नेट, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट से करना प्लीज, किसी कोचिंग की या किसी वेबसाइट से नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर जो है यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी क्लासेस में तो आप हो ही, तो मैंने आपको दे ही दिया है पूरा एग्जैक्ट वही सिलेबस है जो आपकी वेबसाइट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, वही सब चीजें जो है मैं आपको करा रही हूँ। बट अगर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो आप यहां से जो है ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। चल फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा, कुछ कुछ बच्चों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी इजी यूनिट। 9th और 10th जो यूनिट है ना वो भी आपस में ओवरलैप कर कर ही पढ़ना है आपको, ठीक है, ओवरलैप ही करके पढ़ना है, इनको साथ में पढ़ना है और टुगेदर पढ़ना है। सो 9th में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आपको बताऊंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाउ इट इवॉल्व्ड, और पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हम कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग काफी सारी इसके अंदर, ये सारी थ्योरीज यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन को जब आप चलाते हो तो कैसे लीडरशिप किस तरीके की होनी चाहिए, मोटिवेशन किस तरीके की होना चाहिए, वहां पे कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट के बच्चे पढ़ते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से चलाते हो, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सिलेबस उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा है। बच्चे अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन एंड पीजी करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन कैसे रखना होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। एंड लास्ट यूनिट में आपको पढ़नी है गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है, और स्टेट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, एनजीओस का क्या रोल होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जो गवर्नमेंट काम कर रही है एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल कैसे है, ये सब आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़नी है। आरटीआई एक्ट, और ये ना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है तो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता है। सो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त हो गया, यहाँ से ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो मैं आपको ऑलरेडी जो है उस वाले यूनिट में पढ़ा ही दूंगी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी, कुछ इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट स्कीम अगर गवर्नमेंट लेकर आई है तो वो स्कीम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है, जो भी हमारे लिए पॉलिसी बना रही है, पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बना रही है, द पॉलिसी विच इज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो ये 10 की 10 यूनिट जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाली क्लास में। कल जो हम लोग क्लास करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही चल रही हूँ, मुझे ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहती, तो जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है वी विल गो विद द फ्लो। ये 10 यूनिट है। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे, एंड पॉलिटिकल थ्योरी से जो है फर्स्ट टॉपिक जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो होने वाला है लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। इन दोनों के बारे में जो है हम कल की क्लास के अंदर समझेंगे कि लिबर्टी क्या है और इक्वालिटी क्या है, ठीक है। सो ये तो हमारा, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्योंकि हमारी 10 यूनिट है तो मेरा है कि 10 डेज पे मैं दूं ऑब्वियसली हर एक टॉपिक पे जितना वेटेज देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि
एक थिंकर है वो बहुत बड़े हैं, तो वो एक क्लास के अंदर मुझे आपको 1.5 घंटे में पढ़ाने हैं। बट कुछ थिंकर है जो बहुत छोटे हैं, तो हम 2 थिंकर्स को साथ में पढ़ लेंगे, है ना, ताकि आपका भी सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए और आपका भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, सो अगर आपके कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपकी कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहती हूँ, कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, क्या प्रिपरेशन फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, अगर कोई बुक लिस्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं बुक्स पढ़नी है। देखो वैसे तो मैं कहूंगी कि अगर आपने क्लासेस ली हैं तो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको होता है कि मैम हम एक बार बुक सजेस्ट करने की, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको जो है डिस्कस करूंगी आपके साथ, नोट्स वगैरह कैसे बनाने ये सब मैं डिस्कस करूंगी। सो बस मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ। आपको सिलेबस वगैरह में कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सिलेबस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब क्योंकि मैंने बहुत देखा है बच्चों को प्रिपेयर करते हुए, कोई डाउट तो नहीं है आपका? एनी डाउट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, बाकी तो जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, जो मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, मैंने आपको टॉपिक समझाया और मैं आपको बताती रहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर भी मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है पेपर में। ठीक है, सो अक्सर बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रैंडम वीडियो से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, जो कि मुझे लगता है एक ब्लंडर है। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो अभी हम लोगों ने फॉलो करी, सिलेबस आप देखिए। देखो ऑब्वियसली कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यूनिट 1 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि जो सिलेबस फॉलो करा है मैं तो उसी अकॉर्डिंगली करूंगी, राइट। पीवाई क्यूज को जो है आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। पीवाई क्यूज आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली देखो ऑब्वियसली पूरा पेपर तो नहीं होता, बट कई क्वेश्चन एग्जैक्टली पीवाई क्यूज से ही आपको मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। टू मैनी बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज को, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। नो नोट्स, कभी कभी आप नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करते हो, उससे भी बाद में क्या रिवाइज करना है दिक्कत हो जाती है। मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम जो आपका यूजीसी का आता है ना, वो कॉन्सेप्ट भी पूछता है आपसे और फैक्ट भी पूछता है आपसे। वो दोनों चीजें पूछता है आपसे, कॉन्सेप्ट भी पूछता है और फैक्ट भी पूछता है। सो दोनों चीजें पूछता है, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए। फैक्ट मतलब किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी, कोई मीटिंग है तो वो कब हुई, ये सारी चीजें। ठीक है, और पेपर 1 को भी आपको इग्नोर नहीं करना, अगर आपको स्पेशली जीआरएफ क्लियर करना है तो। क्या आपका फॉर्मूला रहेगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट एंड देन फाइनल रिवीजन। बाकी मैं क्लास में जो है आपको बताती रहूंगी। देखिए, अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप एक बुक पढ़ लो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अलग अलग टॉपिक पे बड़ी फेमस बुक है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी पे एंड्रयू हेवुड की किताब जो है, बुक जो है वो बहुत फेमस है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। जरूरत नहीं है रेफर करने की, अगर आपका मन है तो। अगर आप क्लासेस ले रहे हो, क्लासेस जो है वो इनफ है। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे सुब्रता मुखर्जी की किताब आती है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे वी आर मेहता, ओपी गौबा है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में लक्ष्मीकांत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोहित भट्टाचार्य और प्रसादन प्रसाद है, इंटरनेशनल रिलेशन में बेली स्मिथ है, एंड्रू हेवुड है, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है आपके अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली आपको मेरा यही सजेशन है कि आप एक ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एक ही जो है आप फॉलो कीजिएगा। चलिए, ठीक है, बाकी तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको आगे आगे क्लास में बताती भी रहूंगी कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है, एंड आपको मॉक टेस्ट भी करना है, राइट। सो ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यूजीसी एग्जाम बेसिकली है क्या। सो आपसे 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, 10 यूनिट्स में आपका सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। अब कल से जो है हम लोग एक एक टॉपिक उठाकर अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चल मैं आपसे कल मिलूंगी। थैंक यू सो मच।